भारत को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं। उसी क्रम में मैं आज विकलांगता जो विमर्श है उस पर बात करूं। भारत की सरकार के डाटे के अनुसार तो आप और हमारी जो संख्या है वह 3% है। बहुत लड़ाई करने के बाद सरकार ने अब माना है कि आप 4% हैं, लेकिन सही आंकड़े ऐसा है, क्योंकि विकलांग जो बनते हैं उसके कई कारक तत्व होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जन्म से विकलांग हो, आप विकलांग बाद में भी बन सकते हैं। और आज की तारीख में ज्यादा विकलांग तो लड़ाइयों से बन रहे। पूरे विश्व में जिस तरह की कई को बहाना बना करके, आतंकवाद का बहाना बना करके या बाकी चीजों को बहाना बना करके, तो इसमें भी विकलांगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और कई तरह के विकलांग भी होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, अब वह भी इसकी श्रेणी में आने वाले हैं। जो थोड़े कम समझ पाते हैं वह भी हैं। कुछ जो बीमारियां हैं भारत में, तो उनमें से भी कुछ श्रेणी के लोग हैं वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। मैं 2 मुद्दों पे बात करूंगा आज, खास करके कि भारत का जो समाज है, खास करके जो भारत का हिंदू समाज है, वह 2 धर्म ग्रंथों से बहुत प्रभावित रहा है, चाहे वह रामचरितमानस हो या महाभारत। आप हर जिंदगी में, हर आदमी के जिंदगी में अगर कोई दिक्कत पैदा हो, अगर होती है, तो आप उनका उदाहरण देना शुरू करते हैं कि सीता जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे, दशरथ जी ऐसे थे, भरत जी ने अपने भाई के लिए खड़ाऊं से शासन किया। मतलब सब कुछ त्याग के लिए आप कर रहे होते हैं। लेकिन उसी रामचरितमानस में दलितों के बारे में भी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यही तुलसीदास साहब ने कहा। और उसी में भी जब मंथरा की बात आती है तो वहां भी तुलसीदास कहते हैं, खुद नहीं कहते हैं, कहलवाते हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुलाची जान। ठीक उसी तरह से महाभारत में भी आपको देखने को मिलेगा कि धृतराष्ट्र अंधे, तो अंधे के पुत्र अंधाई होता है। दुर्योधन पर के बारे में इस तरह की कई बातें हुई। दुर्योधन इससे हमेशा विचलित रहते हैं। हम सिर्फ इन 2 जो धार्मिक ग्रंथ है इसका उदाहरण सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ भारतीय समाज का निर्माण कर रहा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि हमें इन धर्म ग्रंथों ने बनाया है, भारत का समाज ऐसे चलता है, रामचरितमानस जन जन में व्याप्त है। आप उस व्याप्ति भाव को तो देखिए कि वह व्याप्ति भाव किस रूप में वह व्याप्ति है या एक अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि तुलसीदास को हम लोगों ने बहुत बड़ा कवि मान लिया। ये 2 ग्रंथों के अलावे भी बहुत सारी ऐसी बातें कही जा सकती हैं। और सिर्फ ये भारत की ही बात नहीं, विदेशों में भी आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। आप प्लेटो को बहुत बड़े दार्शनिक मानते हैं, कहते हैं। उसने रिपब्लिक में खुद ही लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। विकलांग बच्चों और उनके माता पिता को किसी दूर दराज के गुप्त या रहस्यमय स्थान पर रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति सामान्य क्रियाकलाप भी नहीं कर पाता
वह स्वयं के लिए बेकार है ही, राज्य मतलब शासन के लिए भी अनुपयोगी है। इसी तरह से अरस्तु भी कहते हैं, वह जमाना था देश। अब आप स्पार्टा और कई देशों के उदाहरण को आप लीजिए, जहां पर युद्ध जो है करना वह महत्वपूर्ण माना जाता है, और युद्ध के लिए ताकतवर होना, स्वस्थ होना यह बहुत जरूरी है। आप लोगों ने 300 पिक्चर भी देखा होगा, उस पिक्चर को देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि वह भी लड़ना चाहता है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह जाकर दुश्मनों से मिल जाता है। यह सही है या नहीं, यह एक अलग विषय है, इस पर अलग से हम बात कर सकते हैं। लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम भी लड़ें। तो और अब इस पर, ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात। संविधान आपका क्या है? ये तो आजादी के पहले की बात है। आपका संविधान जब बनाया जाए उस समय भी विकलांगों की कोई चर्चा नहीं की। नीति निर्धारक तत्व जो हैं उसमें एक जगह सिर्फ विकलांगों की बात कही गई, और विकलांगों के कानून बने 1996 में जाकर। आजादी मिली आपको 47 में, और 96 में उस पर पहला आप कानून बनाते हैं, और कानून भी इतना कमजोर बनाते हैं। SC/ST वाले जो कमीशन के जो लोग हैं, वह तो जो अपराधी हैं या जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उनको लाइन हाजिर कर सकते, भले हो या ना हो वो अलग मामला है, लेकिन उसके पास पावर है। लेकिन विकलांग के पास आयोग तक नहीं आ सकता है। आप चले जाइए सरोजनी, भगवान दास रोड पे सरोजनी भवन है, वहां पे कमीशन है, उनसे पूछिए कि आपकी ताकत क्या है, वो बोलेंगे कि हमारा काम सलाह देना। अब कुछ सुनने में आया है कि विकलांग से जो दिव्यांग जन बना दिए गए हैं, उस सरकार ने कुछ नए कानून बनाए हैं, कब से इंप्लीमेंट होगा ये कहना मुश्किल है। तो संविधान की बात जहां तक है, तो ऐसा हुआ क्यों, सवाल ये उठता है। मैं जानना चाहूंगा आयोजक से कि हम कितना देर तक बोल सकते हैं। जी अनिश्चित समय तक बोले। नहीं, तो मैं संविधान की बात जब कर रहा था, तो संविधान में आप देखेंगे कि SC/ST OBC बाकी लोगों के लिए तरह तरह के नियम बनाए गए। सवाल है कि विकलांगों के लिए क्यों नहीं बनाए गए? सिर्फ इसलिए नहीं बनाए गए कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है वह पॉपुलेशन बेस्ड पॉलिटिक्स जो मैं समझता हूं। अगर आपके पास संख्या है तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपके लिए नियम और कानून बनाए जाएंगे। 3% जो जनता है वह भी इतना दीनहीन, उनके लिए कौन नियम बनाए? कोई आज की तारीख में, मैं किसी का विरोधी नहीं, लेकिन कोई किसी दूसरे जो कैटेगरीज है उसके खिलाफ कुछ करके देखे। हमारे पास कोई अम्बेडकर नहीं, ना तो हमारे पास कोई फुले हैं। कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो इस तरह के लोग हमारे तरफ से पीछे से खड़े नहीं दिखते। और वोट की राजनीति में पॉपुलेशन या संख्या बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वही सारी चीजों को मैनिपुलेट भी करता है और आपको अधिकार भी देता है। तो इस क्षेत्र में आप सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति के पात्र होते हैं कि आपके लिए अगर नियम और कानून बना दिया गया है तो यह बहुत बड़ी आप पर कहिए कि आपको उपकार किया गया। नहीं भी किया जाता तब भी आप इसी देश में रहते। जहां तक शिक्षण संस्थानों की बात है, विकलांगों को की संख्या को आप गिन लीजिए। अब तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी और बाकी विश्वविद्यालयों में भी विकलांग लोग दिखते भी हैं। अपॉइंटमेंट्स
किन किन कारणों से नहीं होते, एडमिशन किन किन कारणों से नहीं होते, थोड़ा सा जो नियम है अब वह काम कर, इस कारण से इस वर्ग के लोग अब दिखाई पड़ते हैं। देखिए कि राज्यसभा के जो कानून बना वहां पर एक एमपी हैं, उनका नाम था सिद्दीकी, शाहिद सिद्दीकी साहब। उसने एक सवाल उठाया, ये बहुत पहले की बात, करीब मैं कहूं तो इसको 6 दिसंबर 2004 में प्रश्न संख्या 69 ये था। अब आप देखिए कि राज्यसभा जैसे उच्च जो संस्था है जो आपके लिए नियम कानून बनाता है, शाहिद सिद्दीकी जी बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बार बार व्यवधान डाला जा रहा है। आप उसकी पूरी प्रोसीडिंग को देखिए, उस तारीख की प्रोसीडिंग। शाहिद सिद्दीकी जी को अपनी बात पूरी करने में बहुत दिक्कत हुई और वह शायद अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, समझा भी नहीं पाए और बैठे। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जिस तरह से SC ST OBC को विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में, लोकसभाओं में जिस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है, खास करके SC ST की बात करें, OBC को तो नहीं दिया, खास करके इस सेक्शन के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, यह मैं अपनी तरफ से समझता हूं, मानता हूं, क्योंकि इस वर्ग की बात वही कर सकता है जो इन सारे समस्याओं से गुजरा है। एक सकलांग आदमी विकलांगों के बारे में नहीं समझ सकता कि उनको किस तरह की आवश्यकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय जैसा, ये मैंने इस पर बहुत बात की, कोई भी कॉलेज ने ट्रू सेंस डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं। JNU के बारे में भी नहीं, तो हो सकता है यहां भी आपको इस तरह की सुविधाएं दिखाई ना पड़े। मैं लगभग सारे कॉलेजेस को घूमा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं मिला। 2-4 कॉलेज थोड़े एक्सेप्शंस में दिखे कि हाँ वहां पर सुविधाएं हैं, लेकिन सुविधा का मतलब यह नहीं है कि आपका रैंक बना है तो वह रैंक लिफ्ट तक जा रहा है या नहीं, लिफ्ट अगर है तो वह आपके क्लासरूम तक जा रहा है या नहीं, मतलब चीजों के में समायोजन नहीं है, गैप्स हैं। आप वहां तक जाएंगे, लिफ्ट आगे दिख रहा है, लेकिन वहां पर चढ़ेंगे कैसे? आपकी व्हील चेयर वहीं रुक जाएगी, फिर आप उठ के जाइए वहां से, फिर व्हील चेयर उठा के ले जाइए वहां पर, फिर आप लिफ्ट से लीजिए, फिर आपका क्लासरूम में नहीं जा पाएंगे आप। टॉयलेट्स जो है वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, आपको जो ब्रेल लिपि है वह नहीं मिल रहे हैं लोगों को पढ़ने का। तो कई यूनिवर्सिटी जो है आपको डिसेबल फ्रेंडली नहीं मिलेगा। या तो भी आपके समाज और देश की बात, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन साहित्य के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि इस पर मेरा रिसर्च है कि मैंने जो अपना शोध किया है उसमें 4-5 किताबों को समाहित किया। जैसे सूरदास जो राजा रामचंद्र प्रसाद सिंह की है का उपन्यास है, 1942 में लिखा गया। मैला आंचल 1954 में, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1965 में, खंजर नयन अमृतलाल नागर की है 1981 में, वे वहां कैद हैं प्रियम्बत का 1994 में, जो मेहंदी को रंग मृदुला सिन्हा का उपन्यास है 2003 में, कोई बात नहीं अलका सराफी 2004। और भी उपन्यास हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम इन्हीं सारे उपन्यास। इसमें से कुछ उपन्यासों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं मैला आंचल को लिखा।
मैनाचल में एक ऐसे पात्र हैं वामन दास, जिसको आज तक लोगों ने विकलांग माना ही नहीं। सरकार भी इसको शायद विकलांग नहीं। वामन दास लिखा हुआ है 1.5 हाथ के आदमी। वो बहुत ही ईमानदार किस्म का है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले आगे आकर के कांग्रेस के कमिटेड वॉलेंटियर्स हैं, नेता हैं। और उसके बारे में आप लोग देखेंगे तो किस तरह की चर्चाएं की गई। एक जगह कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, झंडा फहराना है, पुलिस जो है चारों तरफ से घेर रखी है कि हम झंडा फहराने नहीं देंगे। वामन दास उस जो पुलिस है उनके नीचे से चला जाता है और जाके झंडा फहरा देता है। कोशिश की। और उसके बारे में लोग किस किस तरह के, जनता तो बात करती ही करती, लेकिन मैनाचल में रेणु जी ने भी लिखा है कि नेहरू जी उस पर किस तरह के बात करते थे या किए। इसके बारे में नेहरू जी ने कहा कि वामन को देखकर ताज्जुब की मुद्रा में बनाकर कुछ देर तक देखते ही रहते। नेहरू जी को बोलना है मंच में, वामन जी ऊपर में है, तो जब नेहरू जी की दृष्टि वामन दास पर पड़ी तो ताज्जुब से देखते रहे, बनाकर कुछ देर तक देखते ही रहे। फिर ललाट पर बर और नाक पर उंगली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोला, I remember the name of that book, King of Golden River. गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया, हाँ। फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। जनता उनको परेशान करती, छोटे हैं, गांव से गुजर रहे हैं, बच्चे उनको पत्थर मार रहे, कुत्ते उस पर भूख रहे। ये रेणु जी ने खुद ही से लिखा है, कुत्ते उस पर भूख रहे हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसा भी टोना टोटका होता है, वह छुप जा रही हैं या छुपा दी जा रही हैं। ये वामन दास है। और वही वामन दास चरित्र के रूप में जब उनको लगता है कि गलती से मैंने जलेबी खा लिया है चंदे के पैसे से, तो वह 7 दिन तक भूखे रहता है, पश्चाताप करता है कि हमारी जो गलती है उसको भीतर से, ये गांधीवादी दृष्टिकोण है, चाहे जो भी दृष्टिकोण है। फिर एक बार गलती से उन्होंने किसी महिला को सोते हुए देख लिया, उसमें भी वह पश्चाताप करते, प्रायश्चित करते। और जब भारत को आजादी मिलती है और उसके बाद कांग्रेस के लोग जिस तरह से नेपाल जो सामान है उसको भेज रहे होते हैं, चोरी के माल को भेज रहे होते हैं, उसमें वही वामन दास आकर के बैलगाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि या तो हम मरेंगे या बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी हाँक दी जाती है और वामन दास का चिथड़ा उड़ जाता है। सुबह में उनकी लाश को भारत की जो सेना है वह पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान वाले जो है उसको नदी में बहा देते हैं और उनका जो झोला होता है वह टांग देता है। वही आपके चिथड़ा, वही प्रतीक बन जाता है सच्चाई, ईमानदारी और कांग्रेस के कुकर्मों। ये आपके वामन दास। ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे। मैं रंगभूमि पर बात करके क्यों बात अपनी पूरी करूंगा, क्योंकि कई उपन्यास पर बोलना ये संभव नहीं है आज की तारीख में। तो रंगभूमि में का जो सूरदास पात्र है साथी, वह प्रेमचंद का बनाया हुआ। उस समय का जो समाज था
जमींदारी व्यवस्था खत्म हो रही थी या कमजोर पड़ रही, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रवेश हो रहा था भारतीय समाज में, और सूरदास उसके खिलाफ किस तरह से लड़ते हैं इसका एक विहंगम दृष्टि आपको रंगभूमि में मिल जाएगा। मैं ज्यादा विस्तार में बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सारी सत्ताएं खड़ी हो जाती, राजा भी उनके खिलाफ है, पूंजीपति भी उनके खिलाफ है, गांव के लोग जो हैं वो अभी दिग्भ्रमित होकर के उनके खिलाफ कभी खड़े हो जाते, सबसे वो लड़ते, सबसे लड़ते। देखिए पूंजीवाद का कैरेक्टर देखिए, छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। सूरदास भागे जा रहे हैं, जो पूंजीपति हैं उनके पीछे पीछे, और भागते भागते चले जाते हैं उनके फैक्ट्री के पास, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं। फिर वह वापस आने लगता है, फिर उनका जो दरबान है वह बताता है, ताहिर, वो बताता है कि वही सूरदास है जिसकी जमीन जो है आप खरीदना चाह रहे हैं। फिर उनको आवाज देकर के बुलाया जाता है, और फिर जो एक पैसा देने के लिए नहीं, इतना दुत्कार रहा था, इतना उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा था, वही पूंजीपति उनसे कितनी मीठी मीठी बातें करने लगते। ये पूंजीवाद का कैरेक्टर है। अब इस बात को सूरदास उसी समय पहचान लिए, और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने अब तक भी नहीं पहचाना। सूरदास बोलते भी हैं वहां कि ये जो मीठी मीठी बात कर रहे हैं वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हमारी जो मेरी है जमीन चाहिए, उनको मेरी जमीन से मोह है, मुझसे मोह नहीं है, और यह तभी हो सकता है जब वो मुझे जीते। सूरदास कमजोर भी पड़ते हैं जब उनको लालच दिया जाता है कि सब कुछ लालच तो वह नकार देते हैं, लेकिन एक लालच जो उनको दिया जाता है कि आपकी आंखें भी ठीक करा दें। प्रयास में है इस पर देखिएगा कि पूंजीपति जो हैं आपके साथ, वो आपकी आंख भी करा, वो पूछते भी हैं कि क्या जो जन्म से जो आंख खराब होता है वो भी ठीक हो जाता है, तो बोलते कि नहीं, फिर वह पीछे हट जाता है। यह एक विकलांगों के साथ एक ये है कि जिस चीज का अभाव उनके पास होता है उसकी प्राप्ति के लिए वह इस तरह की कोशिशें करते हैं, और इस तरह की कोशिश करने में उनकी जमीन जा रही थी तो जमीन चली जाए, किसी का पैर बन जाए, किसी का आंख बन जाए, किसी का कुछ हो जाए, तो उसमें जमीन जाए या पूरी प्रॉपर्टी चली जाए। ये एक इच्छा होती है, वह सूरदास की थी, और वह और किसी की भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो इस तरह से मैं अंत में यही कहना चाहूंगा क्योंकि कई उपन्यासों पर बात करनी थी मुझे, कि विकलांग जो है, इस तरह की सिमोन दे बोवार ने अपने उपन्यास में कहा कि स्त्रियां होती नहीं है, बनाई जाए, उसी तरह से विकलांग होते नहीं है, बनाए जाते। ये आदमी का साइकोलॉजी है। भारत में आप इतने अच्छे कपड़े पहन के भी चलेंगे, कार से भी उतरेंगे। मैं प्रेस क्लब में था, दिलीप मंडल जी और कई लोग मेरे साथ थे। मैं उतरा और उनके साथ डिनर लेने के लिए गया। एक आदमी आया, मुझे 10 रुपये दिए। 10 रुपये दिए, तो समझ नहीं पाए कि ये घर क्या रहे हैं। तो बाद में जब समझ में आई तो मैंने पर्स निकाला, बोला इसमें 5,000 रुपये हैं, ये तुम्हारे लिए। ये आपके ऐसा होता क्यों है? सवाल ये होता है। ऐसा इसलिए होता है
कि हमारा जो देश है वह धर्म भीरू है। आप डरते हैं और इस कारण से आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता में है कि इनकी मदद इस तरह से ही सिर्फ की जा सकती है। पैसे दे दो, कुछ भिक्षा दे दो, कुछ दान दे दो, कुछ उपकार कर दो। मैं इसकी तुलना में मैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चल करके किंग्स क्रॉस जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक आप चले जाए, वहां से कोई भी जाएगा तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, 1 किलोमीटर के करीब, वह ब्रिटिश लाइब्रेरी। मजे में मैं जाया करता था, लेकिन ना तो वहां कोई कुत्ते मिले सड़क में, ना तो किसी आदमी ने मुझे 10 रुपया या 20 रुपया देने की कोशिश, डॉलर्स देने की कोशिश, या पाउंड्स देने की कोशिश। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उस देश की मानसिकता और भारत देश की मानसिकता में यही अंतर है। उन देशों में 3 जो कैटेगरीज हैं उस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। जो बूढ़े लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं और जो बच्चे, सबसे ज्यादा देखभाल इन तीनों कैटेगरीज के लोगों का होता है। लंदन, अमेरिका की बात नहीं, तो लंदन की बात, वहां के लोगों से मैंने बात की। आपको पैसे मिलते हैं, अगर आपको काम नहीं है तो सरकार आपको पैसा देगी, और इतना हैंडसम आपको अमाउंट मिलेगा कि आप अच्छी तरह से जी सकते हैं, रह सकते हैं, सम्मान से रह सकते हैं। और भारत में इन तीनों कैटेगरियों के खिलाफ किस तरह के काम हो रहे हैं, उनके दायरे की बात तो छोड़िए, सोचने की बात तो छोड़िए, ये तीनों परित्यक्त माने जाते हैं आपके भारत की समाज में। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करता हूं कि पवार की बातों को याद रखिएगा कि विकलांग होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अंतिम बात, क्योंकि परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, जो एलिनेशन, मुझे एलिनेशन पर भी बात कर रही थी कि कैसे एलिनेट होते हैं। 3 तरह से एलिनेट होते हैं। सबसे पहला, अगर एलिनेशन गांव घर से हुआ तो फिर उनका समाज से हो जाएगा, और समाज से हुआ तो फिर वो अपने आप से एलिनेट करते हैं। इसीलिए घर से उनका एलिनेशन नहीं होना चाहिए। घर में उनको इतना इज्जत सम्मान मिलेगा ताकि उनको समाज में जब जाए तो समाज के लोग उनके साथ एलिनेशन करने का या उनके साथ भेदभाव करने की ताकत और हिंसा। आपके घर वाले अगर आपको गाली दे रहे हैं, आपके घर वाले आपका असम्मान कर रहे हैं, तो आपके घर के पास वाले जो दोस्त हैं या लोग हैं वह भी आपको ऐसा ही ट्रीट करेंगे। इसीलिए एलिनेशन घर से शुरू होता है। तो इसकी जरूरत है, जो लास्ट बात की है, कि आप अपने घर में जितने भी लोग हैं आपके आसपास के विकलांग या घर में हो, तो उनको अपने से एलिनेट करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। धन्यवाद, आपने टाइम दिया।